नमस्कार दोस्तों, टीएनसी बुलेट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि पता है कि रोज सुबह 7 बजे हम टीएनसी बुलेट सीरीज के माध्यम से एक इम्पोर्टेंट क्लास जो है वो आपके सामने लेके आते हैं। उस क्लास से रिलेटेड जो भी हमारे पास में डाउट होते हैं उन सबको हम क्लियर करते हैं। देन उसके बाद जो है वो आगे इन फ्यूचर में कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं उन सब की जो है वो हम चर्चा करते हैं। आज के हमारे पास में दोस्तों क्लास जो है वो रहेगी GERD, ठीक है, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज। और ये टॉपिक हमने जो है वो हमारे पास में जो 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली जो टॉपिक की लिस्ट थी वहां से हमने लिया है। आपको पता ही है कि आपकी दुआ से मैंने जो है वो जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम थे उससे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जहां से क्वेश्चन निकल के आते हैं वहां से छांट के जो है वो पूरे 200 टॉपिक्स बनाए हैं। वो पूरी लिस्ट बनाई है, वो PDF आपके पास में है, नहीं है तो आप टेलीग्राम पे मेरे से ले सकते हो। रोज बच्चे लेते हैं, मैं उनको वो प्रोवाइड करवा देता हूँ। और ये हमारे पास में दोस्तों क्लास है 233 नंबर की, यानी कि अब तक हमने 232 क्लासेस जो है वो फिनिश कर ली है। क्लास शुरू करने से पहले मैं एक किस्सा सुनाता हूँ दोस्तों। कल परसों एक बच्चे का जो है वो फोन आया, मैसेज आया, ठीक है, अभी जो है वो रेलवे की एग्जाम में जो है वो सेलेक्ट हुआ। उसने कहा था कि सर मैंने गवर्नमेंट स्कूल से ही मतलब गवर्नमेंट कॉलेज से ही जो हो नर्सिंग की है और पिताजी जो हो मेरे नहीं है और मैं जो है वो सब्जी बेच के मेरा काम जो है वो करता हूँ। और उसके बावजूद जो हो मतलब कोचिंग में जाने के हमारे पास में पैसे नहीं थे। लेकिन ये जो आपकी बुलेट सीरीज है, ठीक है, जो इतने फायदेमंद होती है और उसकी वजह से मैं रोज जो है वो स्टडी करता था और कंटिन्यूटी मैंने बनाए रखी और फाइनली जो है वो मेरा सिलेक्शन हो गया है। तो ये सिलेक्शन जो है वो आप ही की दुआ से है और जो फर्स्ट सैलरी है वो भी मैं जो है वो मतलब लोग भगवान को चढ़ाते हैं, लोग बोलते हैं, बड़ा ही जो है वो इमोशनल चीज़ आती है कि सर ये मैं आप ही को देना चाहता हूँ। तो ऐसे बहुत सारे किस्से आते हैं। मैंने कहा नहीं, आप अपने पापा तो खैर नहीं है तो आप मम्मी के साथ अपने जो भी चीज़ें हैं वो कीजिए। और मेरे तो ब्लेसिंग्स यही बहुत है, जो आपने मुझे फ़ोन करके धन्यवाद दे दिया, यही मेरे लिए जो है वो एक गुरु दक्षिणा है। तो मैं वही कहता हूं दोस्तों, कब कौन सी चीज कैसे काम में आ जाए, कंटिन्यूटी आप बनाइए। बहुत सारे बच्चों के एक्सक्यूज आते हैं कि हमसे कंटिन्यूटी नहीं बन पाती है। अरे दोस्तों, जब मैं कंटिन्यूटी बना सकता हूं तो आप क्यों नहीं बना सकते। आज देखिए, हमने 1 जनवरी 2025 से इस चीज की शुरुआत की थी और अब तक हमने 232 क्लासेस कंप्लीट कर लिए और उन 232 क्लासेज में जो है वो हमने एक भी दिन मिस नहीं किया। तो जब मैं कर सकता हूं तो आप क्यों नहीं कर सकते। आदमी में वो चीज जज्बा होना चाहिए, वो चीज करने की जो है वो कैपेसिटी होनी चाहिए। क्या नहीं कर सकता इंसान, चाहे तो सब कुछ चीजें कर सकता है, ध्यान रखना। बस उसमें वो करने के लिए जो है वो जज्बा होना चाहिए। तो आप करो, बिल्कुल करो। जहां कहीं पे भी प्रॉब्लम आती है मैं सॉल्व करूंगा। हालांकि टेलीग्राम पे इतने मैसेज आते हैं बट मैं कोशिश करता हूं कि उनमें मैक्सिमम से मैक्सिमम का मैं रिप्लाई कर सकूं। 100% रिप्लाई नहीं हो पाता है क्योंकि मेरे भी कुछ खुद के काम है, मेरे भी जो है वो खुद की फैमिली है, बट मैं कोशिश ये करता हूं कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम के मैं रिप्लाई कर देता हूं। तो फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है आप चीज डालिए उस पर, हमारे पास जितनी कोशिश होगी हम उसको सॉल्व करेंगे। मेरा सिर्फ और सिर्फ एम यही है, आपके जो है वो सिलेक्शन, ठीक है, सिलेक्शन हो जाए, मेरी क्लास का जो है वो पूरा बेड़ा पार हो जाएगा। तो वही चीज है, आप कंटिन्यूटी कीजिए, डेप्थ नॉलेज लीजिए। शॉर्टकट का जमाना गया है दोस्तों, शॉर्टकट से कभी भी जो है वो सफलता हासिल नहीं हो सकती। तो आप पूरी डिटेल से पढ़िए, मैं आपके साथ खड़ा हूं। कोई भी डाउट आता है, कोई भी चीज आती है, आप मुझसे बोलिए, मैं बिल्कुल जो है वो आपके साथ बिल्कुल कदम से कदम मिला के चल रहा हूं। आप मेरी तरफ से इतना ही आपसे रिक्वेस्ट है कि जो हम बुलेट सीरीज के अंदर करें उनके आप जो है वो नोट्स बनाइए, ताकि जब भी कोई एग्जाम हो तो आप उसमें फटाफट रिवीजन कर सको, ठीक है। तो चलते हैं आगे, देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन आंसर की। तो दोस्तों, ये टॉपिक हमारे पास में उतना बड़ा नहीं है, थोड़ा सा स्मॉल टॉपिक है। लगातार 4-5 दिनों से हम बड़ी बड़ी क्लासें ही लेते आ रहे हैं, ठीक है। रोज 1-1.5 घंटे तक की हमारी क्लासें होती है। जैसे लास्ट कल की क्लास हमारे पास में हाइपरटेंशन हुई, वो भी बड़ी हो गई थी। उससे पहले अल्जाइमर डिजीज थी, वो भी बड़ी हो गई थी। तो क्लासें बड़ी हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, उससे पहले इनफर्टिलिटी, ये सारी चीजें बड़ी हो रही है। आज की क्लास थोड़ी सी जो है वो छोटी होने वाली है क्योंकि डिजीज जो है वो हमारे पास में छोटी है। क्वेश्चन आंसर की बात करें तो क्वेश्चन आंसर इसमें बेसिकली डायग्नोसिस से पूछे जाते हैं और इसकी पैथोफिजियोलॉजी से पूछे जाते हैं। फिक्स बता रहा हूं, कहां से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी मैं बता रहा हूं। क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं बेसिकली इसके डायग्नोसिस से, इसकी पैथोफिजियोलॉजी से और इसके ट्रीटमेंट में। ट्रीटमेंट में इसमें जो है वो हमारे पास में इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी जो है वो
पूछे जाते हैं। तो मैंने आपको एरिया बता दिया, कहाँ कहाँ कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें बोलते हैं लो, इसमें प्रॉब्लम किस में आती है, GERD की फुल फॉर्म क्या होती है, ये भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया। तो गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज जो है वो इसकी फुल फॉर्म होती है। GERD डिजीज में कौन सा रिफ्लेक्स या कौन सा इसोफेगस वाला रिफ्लेक्स अफेक्ट करता है, अपर या लोअर? तो दोस्तों इसमें लोअर होता है। देन इसका मेन साइन सिम्टम्स क्या है, तो इसका मेन साइन सिम्टम्स है हार्ट बर्न। अब लोगों को हार्ट बर्न नाम सुनते सुनता है तो हार्ट का आ गया, हृदय जल रहा है, हार्ट बर्न। तो हार्ट बर्न एक्चुअली GERD का है, कंफ्यूजन है ना। तो ऐसी चीजें जो हो पूछते हैं। देन इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में हम क्या करेंगे, देन इसका डायग्नोस्टिक के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, ठीक है, वेरिएंट मील क्या होता है, ठीक है, ये सारी चीजें पूछते हैं। देन इसका ट्रीटमेंट में इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी जो है वो पूछा जाता है। तो जो जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सारे हम कंप्लीट कराएंगे, वो सारी चीजों को लेंगे वहां पे। आपको बताइए वैसे तो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने बुलेट सीरीज के अंदर इंक्लूड किया गया है। साथ के साथ जहां पे इसमें और भी इंपॉर्टेंट है वहां पे मैं आपको इंपॉर्टेंट लिखवा दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। देन उसके बाद आगे चलते हैं हमारी डिजीज GERD, दैट इज कॉल्ड गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज। अब ये गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज जो है वो क्या होती है, इसको मैं बता देता हूं दोस्तों। एक्चुअली क्या होता है, जब भी आपको कोई चीज समझ में नहीं आए ना, उसको आप ब्रेक डाउन कर लो। जैसे फॉर एग्जांपल गैस्ट्रो हो गया मतलब स्टोमक, समझ में आ गया। देखो सारी डेफिनेशन में यहीं पे निकाल दूंगा। गैस्ट्रो का मतलब हो गया हमारे पास में दैट इज कॉल्ड स्टोमक। इसोफेजियल हो गया इसोफेगस। अब गैस्ट्रो और इसोफेगस, ये गैस्ट्रो हो गया और ये हमारे पास में इसोफेगस हो गया, राइट। अब गैस्ट्रो इसोफेगस रिफ्लेक्स, अब रिफ्लेक्स का मतलब होता है कि रिफ्लेक्स का मतलब कोई भी चीज। अब देखो यहां से खाना प्रेशर अराइज होता है तो खाना आगे की साइड में इधर जाता है, ठीक है। अगर इधर से स्टोमक में प्रेशर अराइज होगा तो खाना जो है वापस बैक फ्लो में जाएगा, यही आता है, ठीक है। अब नॉर्मली क्या होता है कि यहां पे एक स्पिंक्टर्स होता है जिसको हम कहते हैं लोअर इसोफेजियल स्पिंक्टर्स। क्या कहेंगे, लोअर इसोफेजियल स्पिंक्टर्स कहते हैं। एक अपर साइड में भी रहता है जिसको हम कहते हैं अपर इसोफेजियल स्पिंक्टर्स। अपर इसोफेजियल स्पिंक्टर्स यहां पे एपिग्लोटिस के जस्ट नीचे की साइड में होता है, और लोअर स्पिंक्टर्स हमारे पास में दैट इज कॉल्ड जहां पे स्टोमक अटैच होता है ना वहां पे होता है। अब प्रॉब्लम क्या आती है, ये तो हो गया हमारे पास में नॉर्मल चीजें हैं, ठीक है। देखो खाना आया इधर से, ये स्पिंक्टर्स को क्रॉस किया, ठीक है, और आगे चला गया, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है कि अगर इस लोअर इसोफेजियल स्पिंक्टर्स में अगर प्रॉब्लम आ गई तो ये स्पिंक्टर्स क्लोज नहीं होगा, ये स्पिंक्टर्स जो है वो ओपन रहेगा। इसकी वजह से क्या होगा कि इसके अंदर जो भी कंटेंट है, अगर यहां से प्रेशर अराइज हुआ तो वो कंटेंट ऊपर की साइड में चला जाएगा, इसोफेगस में चला जाएगा। इसी को हम कहते हैं GERD, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज। यानी कि जो लोअर इसोफेजियल स्पिंक्टर्स है वो सही तरीके से क्लोज नहीं होगा, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो स्टोमक कंटेंट है वो इसोफेगस में चले जाएंगे। इसको हम कहते हैं गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो थोड़ी सी एक चीज और मैं बताता हूं, एक होता है स्पिंक्टर्स और एक होता है वाल्व, ठीक है, दो चीज आती है। तो ये जैसे हमारे पास में ये हो गया, ये इस तरीके से ले रहा हूं मैं, चलो इसी में लेते हैं, ये लो, ये हमारे पास में इसोफेग, ये हो गया स्पिंक्टर्स, ठीक है। यहां पे क्या होता है कि ये स्पिंक्टर्स है, यानी कि नैरोइंग चीज है, बिल्कुल सिकुड़ी हुई चीज है, मतलब बिल्कुल सर्कुलर जो है वो हमारे पास में स्मूथ मसल्स की एक रिंग है। अब स्पिंक्टर्स में तो क्या होता है दोस्तों, स्पिंक्टर्स में ध्यान रखना, अगर इधर प्रेशर ज्यादा होगा, इधर प्रेशर अगर इंक्रीज होगा तो ये आगे की तरफ मूव करेगा, और अगर इधर की साइड में प्रेशर ज्यादा होगा तो पीछे की साइड में चला जाएगा। जैसे मान लो यहां पे स्पिंक्टर्स है, अगर यहां प्रेशर ज्यादा होगा तो ये चीज इधर चली जाएगी। एक तरीके से हमारे पास में कंस्ट्रिक्ट चीजें हैं, ठीक है। नैरो कोई चीज है, इधर प्रेशर होगा तो इधर चला जाएगा, इधर प्रेशर होगा तो इधर चला जाएगा, तो ये तो होता है स्पिंक्टर्स, ठीक है। एक होता है वाल्व। वाल्व क्या होता है, वाल्व इस तरीके से होता है, वाल इस तरीके से होता है। अगर यहां पे प्रेशर होगा तो चीजें आगे की तरफ जाएगी, लेकिन अगर यहां प्रेशर ज्यादा होगा
तो चीजें बैक फ्लो कभी भी नहीं होगी। तो वाल्व और स्पिंक्टर्स में ये डिफरेंस है, स्पिंक्टर्स में दोनों साइड मूव होता है, जिधर प्रेशर ज्यादा हो। जैसे ये मान लो हमारे पास में स्पिंक्टर्स है, ये स्पिंक्टर्स है, ठीक है, ये स्पिंक्टर्स है, अगर यहां प्रेशर ज्यादा होगा तो खाना आगे की तरफ चला जाएगा। अब आगे की तरफ चला जाएगा तो वॉमिटिंग में स्टोमक की चीजें भी तो बाहर निकलती है। अगर यहाँ पे वाल्व होता ना तो स्टोमक की चीज बाहर नहीं निकल पाती, कभी भी नहीं निकल पाती, मतलब जिंदगी में उल्टी कभी होती ही नहीं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे स्पिंक्टर्स प्रेजेंट है, मतलब यहां पे प्रेशर ज्यादा होगा तो चीजें आगे की तरफ चली जाएगी, स्टोमक में प्रेशर ज्यादा होगा तो इसोफेगस में चीजें चली जाएगी। लेकिन वाल्व में क्या होता है, वन वे कम्युनिकेशन होता है, तो वाल्व और स्पिंक्टर्स को कभी भी बोलना नहीं है। कंसेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ, मजा आया कि नहीं आया, आया होगा, तभी तो अपनी क्लास में जो है वो मजे आते हैं। तो चलो आगे ले लेते हैं डेफिनेशन। अब आप डेफिनेशन आराम से कर सकते हो, क्या सिंपली है कि जो हमारे पास में लोअर स्पिंक्टर्स है वो उसमें बैक फ्लो हो जाता है, जिसकी वजह से जो स्टोमक कंटेंट है वो इसोफेगस में आएगा, जिसकी वजह से सारी चीजें इरिटेशन ये सब चीजें होती है, यही जीईआरडी है। तो जीईआरडी गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज इज क्रोनिक डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, क्रोनिक डाइजेस्टिव डिसऑर्डर वेयर स्टोमक एसिड और बाइल फ्लो बैक रिफ्लेक्सेज इनटू द इसोफेगस इरिटेटिंग द लाइनिंग। वो चीज गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज जो है वो एक क्रोनिक डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है। क्रोनिक डाइजेस्टिव डिसऑर्डर इन द सेंस कि एक दिन में नहीं होता है, ऐसा नहीं होता कि आज ही प्रॉब्लम आ गई, ये लंबे समय तक चलता है, ठीक है, और लंबे समय से जो है वो प्रॉब्लम अराइज होती है। तो ये जो है वो हमारे पास में एक क्रोनिक डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है, जिसके अंदर स्टोमक एसिड और बाइल जो है वो बैक फ्लो हो जाता है। उसका क्या होता है, बैक फ्लो हो जाता है, रिफ्लेक्सेज बैक हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो जो कंटेंट है वो किस में आ जाएगा, इसोफेगस में आ जाएगा। अब इसोफेगस में आएगा तो ये इरिटेटिंग करेगा, क्यों, क्योंकि स्टोमक के अंदर तो एसिड है, ठीक है, और वो एसिड सीवियर जो है बर्न करेगा, ऐसा लगेगा कि किसी ने जला दिया है, तेजाब छिड़क दिया है, ठीक है, ऐसी कंडीशन जो है वो आ जाएगी, इरिटेटिंग द लाइनिंग, इसोफेगस की लाइनिंग को जो है वो इरिटेट करेगा। एंड इट इज मोर देन ओकेजनली एसिड रिफ्लेक्स एंड हार्टबर्न, इसलिए इसको हार्टबर्न के नाम से भी जो है वो जानते हैं। इट हैपन्स फ्रीक्वेंटली एंड मे कोज सीरियस कॉम्प्लिकेशन, ये जो है वो फिर बार बार होगा। तो एक दो बार जब जीईआरडी होता है, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज होता है, एक दो बार होता है तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन अगर बार बार हो रहा है ना तो फिर वो कॉम्प्लिकेशन इरेज कर जाएगा। कॉम्प्लिकेशन क्या इरेज कर जाएगा कि दोस्तों स्टोमक के अंदर तो जो है वो हमारे पास में स्पेशली एक लेयर प्रेजेंट होती है, म्यूकोसल लेयर, ठीक है, उसकी वजह से वो एसिड उसको डैमेज नहीं कर पाता। लेकिन अगर वो चीज इसोफेगस में आ जाती है तो इसोफेगस की लाइनिंग को डैमेज करता है, क्योंकि दोस्तों हमारे पास में स्टोमक का पीएच जो है वो बड़ा ही खतरनाक होता है। स्टोमक का पीएच होता है 1.5 से लेके 3, ठीक है, इतना सीवियर एसिड होता है, कहते हैं बहुत ज्यादा सीवियर एसिड होता है, तभी तो वो खाना को पचाता है। 3 pH के अंदर दोस्तों अपना हड्डी भी जो है वो गल जाती है, ध्यान रखो, ठीक है, 1.5 pH 3 pH के अंदर हड्डी भी गल जाती है, तो इतना खतरनाक पीएच होता है। तो एक दो बार जीईआरडी हुआ तब तक तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर ये कंटिन्यूस रहेगा तो फिर सीरियस कॉम्प्लिकेशन जो है वो अराइज हो जाएगी। क्लियर है। नेक्स्ट हम एनाटॉमी फिजियोलॉजी की बात करते हैं कि जीईआरडी जो है वो कैसे बना, कैसे आया। तो दोस्तों बेसिकली हम ले लेते हैं, ये हमारे पास में जैसे इसोफेगस है, ठीक है, ये हमारे पास में आ गया, डाइजेस्टिव सिस्टम का मैंने पार्ट लिया है, ठीक है, ये हमारे पास में माउथ आ गया, ठीक है, ये माउथ है, देन उसके बाद यहाँ खाना गया, और ये हमारे पास में इसोफेगस है। आगे की साइड में जो है वो ट्रेकिया है, जो यहाँ पे जो है वो अलग कर दिए, देखो काट के उसको नहीं शो किया गया, ये इसोफेगस है, और ये इसोफेगस सीधा हमारे पास में डायफ्राम को क्रॉस करके स्टोमक में चली जाती है, ठीक है, स्टोमक में चली जाती है, और ये चीज हो गई, ठीक है। मेन काम की चीज हमारे पास में दो है, कौन सा, अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर्स। अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर्स ऊपर की साइड में यहाँ पे प्रेजेंट होता है, एपिग्लोटिस के जस्ट बैक साइड में प्रेजेंट होता है, जिसको अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर्स कहते हैं, ठीक है, इस तरीके से कहते हैं। तो वो प्रेशर अरेजा वो स्फिंक्टर से आगे गए, ठीक है। उसके बाद में नीचे की साइड में एक स्फिंक्टर्स और प्रेजेंट होता है, जहां पे स्टोमक अटैच होता है, इसको लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर्स के नाम से जो है वो जानते हैं। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि ये जो हमारे पास में लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर्स है, लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर्स है, इसमें प्रॉब्लम आएगी, जिसकी वजह से सही तरीके से क्लोज नहीं हो पाएगा, जिससे ये गैस्ट्रिक कंटेंट है, ये जो गैस्ट्रिक कंटेंट है वो बैक फ्लो करने लग जाएगा, वो इसोफेगस में आ जाएगा, जिसकी वजह से काफी ज्यादा इरिटेशन होता है। एक दो बार से कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन अगर लगातार आता रहेगा तो फिर सीरियस कॉम्प्लिकेशन जो है वो करवा देगा। क्लियर है। अब फटाफट एनाटॉमी फिजियोलॉजी देख लेते हैं, हालांकि इसको देखने के बाद सारी चीज क्लियर हो जाएगी। द लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर्स इज सर्कुलर मसल्स एट द बॉटम ऑफ द इसोफेगस। मैंने आपको बताया था सर्कुलर मसल्स होती है, ये देखो
ये मैंने आपको यहां पे भी बताया था, ठीक है। सर्कुलर मसल्स होती है, तो ये जो हमारे पास में सर्कुलर मसल्स होती है, ठीक है, जो कि स्फिंक्टर्स का निर्माण करती है, और ये कहां पे होता है, लोअर बॉटम, ठीक है, बॉटम ऑफ इसोफेगस, इसोफेगस के लोअर साइड में। ये देखो, ये इसोफेगस का बॉटम है, यहां पे है लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर्स। नेक्स्ट आया था हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड इन नॉर्मल डाइजेशन लोअर स्फिंक्टर्स ओपन टू अलाउ फ्लूइड इन द स्टोमक एंड देन क्लोजेज। लोअर स्फिंक्टर्स, लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर्स का जो हो बेसिकली क्या काम होता है कि जैसे खाना इसोफेगस में, स्टोमक में जाता है, तब ओपन होता है, देन उसके बाद क्लोज हो जाता है। यानी कि खाना जैसे ही जो है वो हमारे पास में इसोफेगस से स्टोमक में गया, देन वापस क्लोज हो जाएगा। खाने को जाने देता है स्टोमक में, देन क्लोज हो जाता है। बट इन जीआरडी लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर्स इज वीक हो जाता है एंड रिफ्लेक्स एबनॉर्मलिटी, और रिफ्लेक्स एबनॉर्मल हो जाता है। एबनॉर्मल रिफ्लेक्स इन द सेंस इसोफेगस में रिफ्लेक्स आएंगे तब वो खाना आगे जाएगा, बट एबनॉर्मल आएगा, स्टोमक में रिफ्लेक्स आएंगे, खाना बैक साइड में जाएगा, जिसकी वजह से क्या हुआ, अलोइंग एसिड टू बैक फ्लो इनटू द स्टोमक, जिसकी वजह से एसिड क्या होगा दोस्तों, बैक फ्लो मारेगा, स्टोमक में जाएगा, सॉरी इसोफेगस में जाएगा। समझ में आ गया, ये चीज हो गया, आपको पूरी एनाटॉमी जो है वो क्लियर हो गई होगी। क्लियर। नॉर्मली क्या होता है कि लोअर स्फिंक्टर्स जो हो उसमें एबनॉर्मल होता है, एबनॉर्मलिटी आती है। नॉर्मली में तो क्या करता है कि जो हमारे पास में यहाँ पे खाना था उसको जो है वो स्टोमक में भेजता है, देन क्लोज हो जाता है। लेकिन इसमें रिफ्लेक्स अपोजिट आते हैं, स्टोमक में रिफ्लेक्स आएंगे, देन इसकी वीकनेस हो जाएगी, जिससे वो कंटेंट जो है वो इसोफेगस में आएगा, एसिड जो है वो इसोफेगस में आता है। नॉर्मली कंडीशन में कुछ नहीं होता, एक दो बार से कुछ नहीं होगा, लेकिन बहुत ज्यादा आएगा तो फिर दिक्कत आएगी। आपको जब वॉमिटिंग होती है, स्पेशली जब आपका खाली पेट होता है तब वॉमिटिंग होती है, तो देखा करो कितना जो है वो मुंह जल जाता है। ये होगा जीएआरडी की नॉर्मल डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन। अब बात कर लेते हैं हम कोजेज और रिस्क फैक्टर। भाई ऐसा क्या दिक्कत आती है जिसकी वजह से ये सारी चीज अराइज होती है। तो पहली मेजोरिटी चीज तो है वो आती है लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर्स डिसफंक्शन, यानी कि इन केन प्रकारेण कई ना कोई जो है वो हमारे पास में जो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर्स है उसमें प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर्स में जो है वो हमारे पास में प्रॉब्लम आएगी, जिसकी वजह से वो गैस्ट्रिक कंटेंट जो है वो बैकफ्लो मारेगा। नेक्स्ट, ओबेसिटी। अगर ज्यादा ओबेज पर्सन होता है तो फेट ज्यादा एक्यूमुलेशन होता है, ज्यादा कंप्रेशन मारेगा, बैकफ्लो हो सकता है। हाइटल हार्निया, हाइटल हार्निया डायफ्रामेटिक के पास में, जब मैंने हार्निया भी मैंने बुलेट सीरीज के अंदर शायद करवा रखा होगा, एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है। तो हार्निया में, हाइटल हार्निया जब होता है तो उसमें भी बैकफ्लो मारता है। प्रेगनेंसी कंडीशन, प्रेगनेंसी कंडीशन में भी जीईआरडी देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों बच्चा पेट के अंदर रहता है, बच्चा पेट के अंदर होता है तो आपको पता है बार बार वॉमिटिंग भी होती है। क्यों? क्योंकि वो प्रेशर अराइज होता है, स्टोमक के अंदर ऊपर जो हो प्रेशर अराइज होता है। भाई एब्डोमेन की साइज तो उतनी है, तो उसकी वजह से जो हो प्रेशर अराइज होता है, प्रेशर अराइज होता है तो जो गैस्ट्रिक कंटेंट है, ठीक है, वो क्या करते हैं हमारे पास में बैक फ्लो मारने लगता है। तभी तो प्रेगनेंसी कंडीशन में वॉमिटिंग होती है, क्योंकि वो जो हमारे पास में बच्चा कहां जाएगा, यूट्रस की साइज बढ़ेगी, अब साइज बढ़ेगी तो वो स्टोमक को कंप्रेस करेगा। देन स्मोकिंग, अगर कोई पर्सन स्मोकिंग करता है तो उसमें लोअर स्फिंक्टर्स जो है वो एबनॉर्मली जो है वो ओपन होने चालू हो जाते हैं। अल्कोहल एंड कैफीन, कैफीन और अल्कोहल का कंजप्शन ज्यादा होता है। कैफीन, वो जो लोग बहुत ज्यादा चाय पीते हैं, आपको पता है गैस्ट्राइटिस हो जाता है, ठीक है, वो वही चीज होती है। एंड सर्टेन मेडिकेशन, जैसे फॉर एग्जांपल एनएसएआईडी, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। एनएसएआईडी नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स है या एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स है, वो ड्रग्स अगर आप यूज करोगे तो फिर जो है वो हमारे पास में कॉम्प्लिकेशंस अराइज हो जाती है। नेक्स्ट, स्पाइसी और फैटी फूड, अगर बहुत ज्यादा स्पाइसी फूड या फैटी फूड लोगे तो भी जो है वो हमारे पास में जीआरडी होने की संभावना। आपको पता है बहुत ज्यादा स्पाइसी जब खा लेते हैं, बहुत ज्यादा जो है वो बाहर का खा लेते हैं, तो फिर खट्टे खट्टे डकारें आती है। ठीक है, तो ये हमारे पास में कुछ कोजेज और रिस्क फैक्टर थे। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड साइन सिम्टम्स। साइन सिम्टम्स हमारे पास में बिल्कुल इजी है, ठीक है। सबसे मेन साइन सिम्टम्स है हार्ट बर्न, और इसको ध्यान में रखना दोस्तों, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है हार्ट बर्न किस में देखने को मिलता है, और बच्चों को लगता है हार्ट और बर्न मतलब हार्ट जो है वो जल रहा है, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है, ये बिल्कुल यहाँ पे ये हार्ट होता है और यहाँ पे जो है वो इतनी सीवियर जो है वो बर्निंग सेंसेशन होती है, इसलिए इसको बोलते हैं हार्ट बर्न, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा गया है बर्निंग सेंसेशन इन द चेस्ट, बर्निंग सेंसेशन होता है, और चेस्ट में भी कहां पे, ये जो हमारे पास में जीफोइड स्टर्नम होता है, ये हमारे पास में जो है वो स्टर्नम है, जीफोइड प्रोसेस जो नीचे है वहां पे जो है वो हमारे पास में सबसे ज्यादा बर्निंग सेंसेशन होता है, जिसको हम हार्ट बर्न के नाम से जानते हैं। सबसे मेन इंपॉर्टेंट साइन सिम्टम्स है हार्ट बर्न, याद रखना,
ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में रीगर्जिटेशन। रीगर्जिटेशन का मतलब होता है बैक फ्लो। सिंपल अगर हम बात करें रीगर्जिटेशन, दैट इज कॉल्ड बैक फ्लो। तो एसिड और फूड कम्स बैक फ्लो। आपको पता है स्टोमक के अंदर क्या है, एसिड ही है, ठीक है, या फिर फूड कंटेंट रहेगा। इसके अलावा तीसरी चीज तो आने से रही, फूड कंटेंट रहेगा या एसिड रहेगा तो वो बैक फ्लो मारने लग जाएगा, तो रीगर्जिटेशन देखने को मिलेगा। सबसे मेन साइन सिम्टम्स है हमारे पास में हार्ट बर्न, देन उसके बाद आएगा रीगर्जिटेशन। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में डिफेजिया। डिफेजिया मतलब डिफिकल्टी स्वॉल्विंग। स्वॉल्विंग में जो है वो डिफिकल्टी आ जाती है, क्यों? क्योंकि स्फिंक्टर्स जो है वो लूज हो जाते हैं। चेस्ट पेन हमें देखने को मिलेगा, लेकिन ध्यान रखना नॉन कार्डियक वाला। कार्डियक वाला तो क्या होता है, वो चेस्ट पेन आगे से जाएगा, देन उसके बाद लेफ्ट शोल्डर में जाएगा, नेक में जाएगा, देन उसके बाद लेफ्ट हैंड में जाएगा, अंगुलियों में जाएगा, और ये तीसरी और चौथी अंगुली में जाके जो है वो फिनिश हो जाता है, ठीक है। तो ये तो चेस्ट पेन है जो एग्जैक्ट एमआई की वजह से होता है या एंजाइना की वजह से होता है। लेकिन नॉन कार्डिक वाला क्या होता है, हमेशा सीने में दर्द रहेगा, लगेगा कि हार्ट की कोई प्रॉब्लम है, लेकिन जब पता लगाएंगे या फिर जब फाइंड आउट होगा तो वो जो है हमारे पास में स्टोमक या हार्ट बर्न वाली कंडीशन है। नेक्स्ट क्रोनिक कफ, बहुत ज्यादा जो है वो कफ देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हॉर्सनेस एंड सोर थ्रोट, ठीक है, हॉर्सनेस एंड सोर थ्रोट आएगा, भारी जो है वो आवाज हो जाएगी। नोजिया एंड वॉमिटिंग देखने को मिलेगा एंड बीटर टेस्ट इन द माउथ। बार बार जो है वो गैस्ट्रिक कंटेंट आएगा ना, उसकी वजह से हर कोई चीज हमें खट्टी लगेगी। क्यों? क्योंकि वो एसिड बार बार इसोफेगस में आ रहा है। इसोफेगस में आएगा तो जरूरी थोड़ी है यहीं पे आएगा, वो कई बार यहां तक भी आ जाता है, खट्टी डकारे आ जाती है। तो बार बार खट्टी डकारे आएगी, उसकी वजह से जो है वो हर चीज हमें जो है वो बिटर लगेगी, खट्टी लगेगी, ठीक है। तो ये कुछ साइन सिम्टम्स थे हमारे पास में जीईआरडी के। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में डायग्नोसिस। कैसे हम जो है वो जीईआरडी का जो है वो पता लगाएंगे, ठीक है। जीईआरडी को कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो सबसे पहले हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन में हिस्ट्री में हम चेक करते हैं दोस्तों कि आप स्मोकिंग तो नहीं ले रहे हो, अल्कोहल कंजप्शन तो नहीं ले रहे हो, स्पाइसी फूड तो नहीं ले रहे हो, ये सारी चीजें चेक करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम देखते हैं कि उससे ऑब्जर्व करेंगे कि उसको वॉमिटिंग तो नहीं है, बहुत ज्यादा जो है वो बार बार नोजिया तो नहीं हो रहा है, खट्टी डकारे तो नहीं आ रही है, तो ये दोनों चीजें करेंगे। तो हिस्ट्री टेकिंग करेंगे एंड फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, जिसमें ये सारी चीजें जो है वो हम पता लगाएंगे। देन उसके बाद आ जाता है हमारे पास में अपर यूजीआई एंडोस्कोपी, ठीक है, अपर जीआई एंडोस्कोपी, ठीक है, एंडोस्कोपी करेंगे। और एंडोस्कोपी भी कौन सी दोस्तों, एंडोस्कोपी का मतलब होता है एंडो मतलब अंदर, स्कोपी का मतलब है विजुअलाइजेशन। कोई भी चीज अंदर डाल के जो चीज देखते हैं उसको हम कहते हैं एंडोस्कोपी। अपर जीआई का मतलब होता है अपर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, यानी कि मुंह के द्वारा इसोफेगस में जो चीज डालते हैं उसको हम बोलते हैं अपर जीआई एंडोस्कोपी। हालांकि जब शॉर्टकट में हम एंडोस्कोपी बोलते हैं, इसका मतलब सीधा यही निकालते हैं कि गले के अंदर जो है वो चीज डालना और विजुअलाइजेशन करना, बल्कि एग्जैक्ट एंडोस्कोपी का ये मतलब नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि एंडोस्कोपी का एग्जैक्ट मतलब, एंडो का मतलब होता है अंदर डालना और स्कोपी का मतलब विजुअलाइजेशन। अपर जीआई मतलब ऊपर से जब हम डालते हैं उसको हम देखते हैं एंड अपर जीआई, तो ये होता है चेक फॉर डैमेज ऑफ इसोफेजियल लाइनिंग। एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है एंडोस्कोपी की, वो हम माउथ के द्वारा डालते हैं, इसोफेगस की लाइनिंग देखते हैं कि वो इसोफेगस की लाइनिंग जो है वो बिल्कुल करेक्ट है या उसमें कोई इरोजन्स, कोई डैमेज तो नहीं है, वो चेक करते हैं। और ये कंफर्मेटिव टेस्ट है। ये देखो, ये हो गए एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी में हम देखते हैं सीधा एंडोस्कोप जो है वो माउथ के द्वारा डाला, इसोफेगस को देखा एंड स्टोमक को देखा, ठीक है, इसोफेगस और स्टोमक को देखते हैं, इस तरीके से हम देखते हैं, ठीक है। और फिर हम उसमें देखते हैं कि जो हमारे पास में इसोफेगस की जो लाइनिंग है, ठीक है, वो इंटेक्ट है या नहीं है, ठीक है। तो वो सारी चीजें जो हो देखते हैं उसको हम कहते हैं अपर जीआई एंडोस्कोपी। देन उसके बाद 24 आवर्स पीएच मॉनिटरिंग, ठीक है। 24 आवर्स पीएच मॉनिटरिंग हम क्या करते हैं, जैसे खट्टी डकार है देन उसका पीएच जो है वो चेक करते हैं। मेजर एसिड एक्सपोजर इन द इसोफेगस, ठीक है, इसोफेगस के अंदर जो है वो पीएच या एसिड को मेजर करते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको पता है एसिड रहेगा, ठीक है। तो एसिड में हम पीएच देखते हैं, तो पीएच हम फाइंड आउट करते हैं कि पीएच जो है वो कितनी है। क्यों? क्योंकि दोस्तों आपको पता है स्टोमक में पीएच जो है वो हमारे पास में 1.5 से 30 होती है, ठीक है। तो जितनी लोअर साइड में पीएच होगी उतना ही जो है वो ज्यादा खतरनाक होता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड एंडोफिजियल मोनोमेट्री। एंडोफिजियल मोनोमेट्री में हम क्या करते हैं दोस्तों, चेक लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर प्रेशर एंड इसोफेगस मोमेंट। उसमें हम क्या करते हैं दोस्तों, एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट अंदर डाल के
ठीक है, चेक करते हैं और फिर देखते हैं कि जो हमारे पास में लोअर स्फिंक्टर्स है, लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर्स है, उसकी जो है वो किस तरीके से उसका पावर चेक करते हैं एक तरीके से, ठीक है, उसका प्रेशर चेक करते हैं, यानी कि चेक लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर्स प्रेशर, लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर्स का जो है वो प्रेशर चेक करते हैं। क्लियर है? तो ये देखिए, ये हो गया इसोफेजियल मैनोमेट्री। अब देखो जिस तरीके से हमारे पास में हार्ट की एक्टिविटी होती है, तो हार्ट की एक्टिविटी को हम ग्राफ के रूप में देते हैं, ईसीजी में हम देखते हैं। ठीक उसी तरीके से खाना यहाँ पे गया, यहाँ पे देखा तो इस तरीके से जो है वो एक्टिविटी थी। ठीक है, अपर इसोफेजियल में यहाँ पे एक्टिविटी मोर है। ठीक है, आगे चीज समझ में, यहाँ पे एक्टिविटी जो है वो मोर है, देख रहे हो। तो यहाँ पे ऐसे देखो ये है, देन उसके बाद यहाँ पे कोई स्फिंक्टर्स नहीं है तो एक्टिविटी थोड़ी स्लो है, यहाँ पे भी कोई स्फिंक्टर्स नहीं है तो एक्टिविटी स्लो है, देन यहाँ पे भी एक्टिविटी स्लो है, यहाँ पे लोअर स्फिंक्टर्स में जो है वो एक्टिविटी ज्यादा है। तो जो हमारे पास में स्फिंक्टर्स है, ठीक है, उसकी एक्टिविटी को हम मेजर करते हैं, इसको हम कहते हैं इसोफेजियल मैनोमेट्री। ठीक है, ये हो गया हमारे पास में इसोफेजियल मैनोमेट्री के नाम से जो है वो जाना जाता है। क्लियर है? तो इसोफेजियल मैनोमेट्री ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। ठीक है, इसोफेजियल मैनोमेट्री जो है वो हम किस में करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, चेक लोअर इसोफेजियल प्रेशर, लोअर इसोफेजियल प्रेशर को जो है वो हम चेक करते हैं। देन उसके बाद बेरियम सोलो एक्सरे, बेरियम सोलो में आपको बताया कि बेरियम जो है वो हम, बेरियम क्या होता है, रेडियो आइसोटोप है, उसमें हम क्या करते हैं कि उसको हम पिलाते हैं, देन उसके बाद एक्सरे देखते हैं। ठीक है, ये चीजें जैसे आ गई हमारे पास में, ये आ गया, ये देखो ये है हमारे पास में बेरियम सेलो। बेरियम सेलो में हम क्या करते हैं दोस्तों, इसोफेगस में हम रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस डाल के जो है वो उसको चेक करते हैं और उस चीज को जो है वो हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, यानी कि पहले बेरियम पिलाते हैं, बेरियम पिलाने के बाद एक्सरे देखते हैं, ये बेरियम जो है वो हमारे पास में रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस होता है, उसकी फिर हम जो है वो इमेज देखते हैं। तो ये हो गया हमारे पास में इन्वेस्टिगेशन, जो कि बेसिकली डायग्नोसिस, जो कि हम जो है वो क्या करते हैं, जीईआरडी के अंदर करते हैं। पहले हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, अपर जीआई एंडोस्कोपी करते हैं, 24 आवर्स पीएच मॉनिटरिंग करते हैं, एंड इसोफेजियल मोनोमेट्री करते हैं, एंड बेरियम सोलो एक्सरे जो है वो हम करते हैं। क्लियर हो गया? ये हो गया डायग्नोसिस। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लिकेशन। अगर हमने जीईआरडी को ठीक नहीं किया, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज को ठीक नहीं किया गया, तो क्या चीज हो सकती है? ठीक है, तो उसमें हमारे पास में सबसे पहले चीज आती है इसोफेजाइटिस। इसोफेजाइटिस इन द सेंस इन्फ्लामेशन ऑफ द इसोफेगस। भाई जो भी बार बार गैस्ट्रिक कंटेंट अगर इसोफेगस में आएगा, इसोफेगस में गैस्ट्रिक कंटेंट नहीं रहता, लेकिन बार बार जो है वो इसोफेगस में हमारे पास में गैस्ट्रिक कंटेंट आएगा, तो उसकी वजह से वहां पे इन्फ्लामेशन हो जाएगा, और इन्फ्लामेशन ऑफ द इसोफेगस क्या कहलाता है दोस्तों? इसोफेजाइटिस। नेक्स्ट आ जाता है इसोफेजियल स्ट्रक्चर। ठीक है, इसोफेजियल स्ट्रक्चर में क्या होता है कि इसोफेजियल जो है वो नेरो हो जाएगी हमारे पास में। ठीक है, बार बार गैस्ट्रिक कंटेंट आएगा तो उसकी वजह से जो है वो हमारे पास में इसोफेगस जो है वो सिकुड़ जाएगी, नेरोइंग द इसोफेगस, इसोफेगस जो है वो नेरो हो जाएगी। नेक्स्ट बेरेट इसोफेगस हमें देखने को मिलेगा। बेरेट इसोफेगस क्या होती है दोस्तों? बेरेट इसोफेगस में होता है कि वो हमारे पास में ब्लैकिश हो जाएगी, यानी कि जो हमारे पास में इसोफेगस का जो कैंसर है, ठीक है, उसको फिर कोज करेगा। ठीक है, इसोफेजियल कैंसर जो है वो कोज करेगा, उससे पहले वाली स्टेज है उसको हम कहते हैं बेरेट इसोफेगस। इंपॉर्टेंट मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो इसोफेजियल कैंसर होता है उसकी पहले वाली स्टेज कौन सी होती है, यानी कि प्री कैंसर चेंजेस इन द इसोफेगस लाइनिंग। ठीक है, कैंसर होने से पहले जो है वो इसोफेगस की लाइनिंग चेंज हो जाती है। नॉर्मल इसोफेगस देखो ऐसे दिखाई देती है, बिल्कुल पिंकिश दिखाई देती है और बिल्कुल ऐसे है, और बेरेट इसोफेगस में वो ब्लैकिश हो जाती है और उसमें जो है वो होल टाइप से बन जाते हैं। इसको हम बोलते हैं बेरेट इसोफेगस। ठीक है, एग्जाम में 2 क्वेश्चन इससे पूछे गए। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि जीईआरडी का कॉम्प्लिकेशन क्या है, दैट इज कॉल्ड, या बेरेट इसोफेगस जो है वो किसका कॉम्प्लिकेशन है, तो बेरेट इसोफेगस जो है वो हमारे पास में जीईआरडी का कॉम्प्लिकेशन है। और एक क्वेश्चन पूछा गया है कि इसोफेजियल कैंसर से पहले वाली स्टेज या पैसे वाली कैंसर स्टेज को जो है वो क्या कहा जाता है, तो उसको बेरेट इसोफेगस कहा जाता है। क्लियर है? ध्यान रखना। नेक्स्ट क्रोनिक कफ एंड अस्थमा। क्रोनिक कफ एंड अस्थमा जो है वो हमें देखने को मिलेगा। तो ये हो गए हमारे पास में कॉम्प्लिकेशन। अब बात आ जाती है हमारे पास में ट्रीटमेंट के। भाई किसी को जीईआरडी हो गया है, अब इस जीईआरडी को हम कैसे जो है वो ट्रीट कर सकते हैं उसको हम ले लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता हमारे पास में लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन तो सबसे पहले नंबर पे है। क्यों है पहले नंबर पे? क्योंकि दोस्तों
ये किसकी वजह से हो रहा है? स्पाइसी फूड खाने की वजह से, बहुत ज्यादा अल्कोहल कंजप्शन की वजह से, स्मोकिंग की वजह से, तंबाकू यूजेज की वजह से, बहुत ज्यादा जो है वो एक जगह बैठे रहने की वजह से, ठीक है, ओवरवेट की वजह से, इन सब की वजह से हो रहा है। तो इसको हम ले लेते हैं लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन में। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन में सबसे पहले चीज आती है वेट लॉस इफ ओवरवेट। अगर ओवरवेट है, अगर किसी की बीएमआई जो है वो हमारे पास में मोर देन 25 से ज्यादा आती है, ठीक है, ओवरवेट तो हालांकि जो है वो हमारे पास में 25 से ज्यादा हो गया, ओवरवेट हो जाता है। तो अगर किसी की बीएमआई 25 से ज्यादा है तो हम वेट लॉस करवाएंगे, बीएमआई को जो है वो नॉर्मल लेके आएंगे। और नॉर्मल कितना हो गया दोस्तों? 18.5 से लेके 24.9 जो है वो होता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो जो हमारे पास में वेट लॉस जो है वो हमारे पास में 18.5 से लेके 24.9 होता है, तो वेट लॉस करवाएंगे। सेकंड, अवॉइड ट्रिगर फूड्स, ठीक है, जो हमारे पास में एसिड के सीक्रेशंस को बढ़ाते हैं उसको जो है वो अवॉइड करेंगे। जैसे स्पाइसी फूड है, सिट्रस फूड है, चॉकलेट है, कैफीन है, अल्कोहल है, इन सबको हम अवॉइड करेंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास में एसिड सीक्रेशंस को इंक्रीज करते हैं और लोअर स्फिंक्टर्स को जो है वो ल्यूज करते हैं। तो जो भी ट्रिगर्स, जो भी जीएआरडी को आगे बढ़ाते हैं उन सबको हम जो है वो कंट्रोल करते हैं। ईट स्मॉलर मील्स, ठीक है, छोटी छोटी, आप दिन की मान के चलिए 6 रोटी खाते हैं या मान के 10 रोटी खा ले, तो 10 रोटी 2 टाइम पे मत खाओ, आप 5 सुबह 5 शाम को मत खाओ, आप जो है वो 5 टाइम खा लो 2-2 रोटी करके, ठीक, वो ज्यादा अच्छा है। और स्मॉलर मील तो होनी चाहिए, अगर आपको हेल्दी रहना है तो स्मॉलर मील होना चाहिए, थोड़ी थोड़ी करके जो है वो आप खाना खा लो, एक साथ मत खाओ। एंड डोंट लाई डाउन फॉर 2-3 आवर्स आफ्टर ईटिंग, खाना खाने के 2-3 घंटे के बाद तो सोना नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग आजकल की सेडेंटरी लाइफ स्टाइल में स्पेशली डिनर करने के तुरंत बाद जो है वो सोने चले जाते हैं, राइट। डिनर करने के तुरंत सोने के बाद जो है बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन आती है। रोज आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पे आप देखते होंगे, रोज कोई ना कोई जो है वो अच्छा आदमी कहता है कि खाना जो है वो शाम को जल्दी हो जाना चाहिए, खाना खाने के बाद तुरंत लेटना नहीं चाहिए, कम से कम जो है वो थोड़े बहुत कदम जो है वो मूव करने चाहिए। तो यही चीज है, क्योंकि उससे और भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन आती है, ठीक है, मेटाबॉलिज्म भी इफेक्ट रहता है। तो डोंट लाई डाउन 2-3 आवर्स आफ्टर ईटिंग, जस्ट खाना खाने के बाद जो है वो लेटना नहीं चाहिए। एंड एलिवेट हेड बेड बाई 6 to 8 इंच, कम से कम अपने हेड बेड को जो है वो 6 से 8 इंच ऊपर रखना चाहिए, ठीक है, 6 से 8 इंच। अगर सेंटीमीटर की बात करें तो वो आता है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड 15 to 20 सेंटीमीटर जो है वो बेड को ऊपर रखना चाहिए। और बेड को ऊपर आप जो है वो तकिया पिल्लो लगा के नहीं, उसके हेड साइड को ही ऊपर रखना चाहिए। पिल्लो लगा के रखना गलत प्रैक्टिस है, आप उसके हेड साइड को ही जो है वो आप ऊपर रखिए, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास में, हेड को जो है वो हमें एलिवेटेड रखना है। एंड अवॉइड स्मोकिंग, स्मोकिंग को जो है वो अवॉइड करना है। क्लियर है? तो ये हमारे पास में ट्रीटमेंट आ गया, जिसमें सबसे पहले लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन आता। अब आ जाता हमारे पास में सर्जिकल। पहले तो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करेंगे ताकि वो चीजें दूर हो सके। अगर कोई कहता है कि मुझे बार बार नोजिया रहता है या मुझे ये रहता है, तो नोजिया रहने वाले को सीधा ही बोलते हैं कि आप घर का खाना खाइए, अच्छा देसी खाना खाइए, बाहर की जो भी चीजें हो बंद कर दीजिए। देन उसके बाद 2-3 पॉइंट हम और ऐड कर सकते हैं कि तुरंत खाना खाने के बाद लेटना नहीं है, अपने हेड साइड पोर्शन को जो है वो एलिवेटेड रखना है और अपना वजन जो है वो कंट्रोल करना है। ये हमारे पास में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन आता। अब आ जाता हमारे पास में मेडिकेशन। मेडिकेशन लेंगे, देन उसके बाद सर्जिकल मैनेजमेंट लेंगे। मेडिकेशन में हम क्या करेंगे दोस्तों? मेडिकेशन में हम ये की चीज कर सकते हैं कि जो हमारे पास में एसिड ज्यादा बन रहा था उसको हम कम कर सकते हैं, ताकि रिफ्लेक्स भी आए तो हमारे पास में जो है वो ज्यादा बर्न या ज्यादा डैमेज इसोफेगस को जो है वो ना कर पाए। तो उसमें सबसे पहले आ जाता हमारे पास में एंटी एसिड। एंटी एसिड मतलब क्विक रिलीफ के लिए आता है, ठीक है। एंटी एसिड देते हैं, ठीक है, रेलसर जेल के नाम से आता है। वो क्विक पेन रिलीफ होता है, उसमें हम जैसे उसमें हमारे पास में कैल्शियम कार्बोनेट मिला होता है, ठीक है, बिल्कुल गाढ़े गाढ़े सी जो है वो दवाई आती है, उसको हम पीते हैं ताकि जो एसिड है उसको वो न्यूट्रलाइज कर देता है और तुरंत जो है वो रिलीफ मिलता है। तो क्विक रिलीफ के लिए हम एंटी एसिड जो है वो यूज में रहते हैं। रेलसर जेल या फिर अभी और भी आते हैं, ठीक है ना, क्या आता था एक, अभी भी नाम मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ, ठीक है, एक आती है एंटी एसिड जो पीने की आती है, ठीक है, उससे जो है वो ठीक होता है। नेक्स्ट होता है H2 ब्लॉकर्स। H2 ब्लॉकर्स क्या करते हैं दोस्तों? हमारे पास में जैसे रेनेटिडीन है,
फॉर्मेटिडीन है, ये क्या करते हैं दोस्तों, रिड्यूस एसिड करते हैं। रिड्यूस एसिड कैसे, जो हमारे पास में नर्व इंपल्स है उसके स्टिमुलेशन को डिक्रीज करते हैं। क्या करते हैं, ध्यान रखना दोस्तों, पीपीआई और H2 ब्लॉकर्स एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों के एग्जाम्पल भी पूछे गए हैं, और ये चीज ध्यान रखना। H2 ब्लॉकर्स तो क्या करता है कि जो नर्व स्टिमुलेशन वाली चीजें थी ना, जो HCl को बढ़ावा देती है, उनको ब्लॉक करती है। ठीक है, यानी कि जो HCl को बढ़ावा देने वाली थी, HCl प्रोडक्शन करने वाले के जो नर्व स्टिमुलेशन थे उसको कंट्रोल करते हैं। ठीक है, और उसके बाद उस एसिड को रिड्यूस करते हैं। भाई जो स्टिमुलेशन वाली चीजें हैं वो रिड्यूस हो गई है तो एसिड ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो गया। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास में H2 ब्लॉकर। पीपीआई प्रोटीन पंप इनहिबिटर देते हैं। प्रोटीन पंप इनहिबिटर क्या होता है, ये स्ट्रोंगर एसिड रिडक्शन जो है वो करते हैं, जैसे ओमेपैराजोल, पेंटापैराजोल, बहुत बार आपने भी यूज ली होगी, पेंटोप लेते हैं, पेन 40 के नाम से आती है, पेंटापैराजोल लेते हैं। ये बेसिकली क्या करते हैं कि हमारे पास में जो प्रोटीन पंप है, जो कि फिर HCl को जो है वो बढ़ा देते हैं, उसको रोकते हैं। जो प्रोटीन पंप, जो प्रोटोन पंप है उसको रोकते हैं। ठीक है, उसको रोक के जो है वो एसिड का सिक्रेशन कम करते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में प्रोकाइनेटिक। प्रोकाइनेटिक क्या करते हैं कि जो हमारे पास में लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर्स था उसकी टोन को बढ़ाते हैं। ध्यान रखना, प्रोकाइनेटिक ड्रग्स आती है, वो क्या करती है कि जो लोअर स्फिंक्टर्स था हमारे पास में, लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर्स था, जिसकी प्रॉब्लम की वजह से सारी चीजें आ रही थी, वो ल्यूज हो गया था, जिसकी वजह से गैस्ट्रिक कंटेंट जो है वो बैक फ्लो मारे थे। अब वो प्रोकाइनेटिक क्या करते हैं, हमारे पास में जो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर्स है उसकी टोन को जो है वो इंक्रीज करते हैं एंड गैस्ट्रिक एम्प्टिंग। ठीक है, गैस्ट्रिक को जो है वो खाली करते हैं, जैसा मेटक्लोप्रामाइड। ठीक है, मेटक्लोप्रामाइड क्या होता है, गैस्ट्रिक में जो भी कंटेंट है उसको तो आगे इंटेस्टाइन में मूव करवा देते हैं, और जो लोअर स्फिंक्टर्स है, लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर्स है, उसको स्ट्रॉन्ग करते हैं, उसकी टोन को बढ़ाते हैं, उसकी कॉन्ट्रैक्शन कैपेबिलिटी को जो है वो बढ़ा देते हैं। तो आगे चीज समझ में, यह है मेडिकेशन। तो ट्रीटमेंट में हमारे पास में पहला था लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन में हम ये सारी चीजें करते हैं। देन उसके बाद मेडिकेशन में हम जो है वो एंटासिड देते हैं, H2 ब्लॉकर देते हैं, प्रोटोन पंप इनहिबिटर देते हैं, प्रोकाइनेटिक देते हैं। ठीक है, अब आ जाता है हमारे पास में सर्जिकल ट्रीटमेंट। सर्जिकल ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, हमने लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन कर लिया, हो सकता है लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन से ही जो है वो हमारे पास में चीजें ठीक हो जाए। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन से नहीं आ तो फिर हम मेडिसिन देते हैं। अब मेडिसिन और लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन दोनों साथ चलती है। ऐसा नहीं कि मेडिसिन लेना चालू कर दे तो फिर आप लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन को भूल जाओ, नहीं, उसको भी हम साथ साथ लेके चलते हैं। तो दोस्तों लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन और मेडिकेशन दोनों साथ चलती है। उसके बावजूद भी अगर हमारे पास में GERD की प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही है तो फिर हम सर्जिकल ट्रीटमेंट पे जाते हैं। और सर्जिकल ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं दोस्तों, सर्जिकल ट्रीटमेंट में हमारे पास में पहला आता है दैट इज कॉल्ड फंडोप्लिकेशन। ठीक है, फंडोप्लिकेशन को निशांस प्रोसीजर के नाम से जो है वो जानते हैं। इसमें हम क्या करते हैं दोस्तों कि जो हमारे पास में स्टोमक है उसको इसोफेगस के ऊपर रैप्ड कर देते हैं। जैसे ये हमारे पास में ये हमारे पास में इसोफेगस है और ये जो है वो हमारे पास में स्टोमक है। इसमें हम क्या करते हैं, ये जो है इसके ऊपर ही इस स्टोमक को रैप्ड कर देते हैं ऐसे। ठीक है, रैप्ड कर देते हैं और सील देते हैं। इसको हम बोलते हैं निशांस प्रोसीजर, ध्यान रखना, या इसको मतलब है फंडोप्लिकेशन। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, स्टोमक इज रैप्ड अराउंड द लोअर इसोफेजियल स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ इट, इसको स्ट्रेंथ देने के लिए। जैसे ये आ गया, ये देख रहे हो, ये हमारे पास में नॉर्मल है। ठीक है, ये हमारे पास में नॉर्मल है, ये इसोफेगस है हमारे पास में, ये इसोफेगस है, और ये जो है हमारे पास में स्टोमक है, नॉर्मल कंडीशन है। लेकिन अगर मान के लिए GERD है, ठीक है, तो GERD में क्या करते हैं, इस स्टोमक को आगे के साइड में रैप्ड कर देते हैं। और ये रैप्ड जो है वो 3 तरीके का किया जाता है। कौन सा, 360 डिग्री, 270 डिग्री और 80 डिग्री जो है वो रैप किया जाता है। ठीक है, यानी कि ये जैसे हमारे पास में ये पूरा जो है वो इसोफेगस है। ठीक है, तो अगर पूरे इसोफेगस को कवर करते हैं, ये पूरे इसोफेगस को कवर करते हैं, जैसे ये इसोफेगस है पूरे को कवर किया। ठीक है, तो पूरे को कवर किया तो कितना हो गया, 360 डिग्री घुमा दिया, तो इसको कहते हैं 360 डिग्री रैप। पूरे को देखो, स्टोमक को पूरे को कवर करके यहां पे जो है वो स्टिच लगा दिए। सेकेंड आता है 270। 270 में हम क्या करते हैं दोस्तों, यहां पे जो है वो 2/3, ठीक है, 2/3 पार्ट को जो है वो हम रैप करते हैं। ठीक है, तो ये होगा हमारे पास में 2/3 पार्ट, ये यहां तक आएगा। ठीक है, इस तरीके से ये 2/3 पार्ट को रैप करते हैं, ये होगा 270, यानी कि 2/3 पार्ट को जो है वो रैप करते हैं। देन उसके बाद 180 में हम क्या करते हैं, हाफ को ही करते हैं।
ठीक है, हाफ पोर्शन को ही जो है वो रैप करते हैं। ये समझ में आ गया। तो दोस्तों एक चीज ध्यान रखना, जो सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, मैंने पहले भी कहा था कि इसके ट्रीटमेंट से पूछा जाता है। तो जो फंडोप्लिकेशन है, इसका पूरा नाम है निशान फंडोप्लिकेशन, ठीक है। तो निशान प्रोसीजर बोलो या निशान फंडोस्कोपी बोलो, फंडोप्लिकेशन बोलो, ठीक है। फंडोस्कोपी अलग है, वो तो फंडस को देखने के लिए, फंडोप्लिकेशन है हमारे पास में। इसमें हमारे पास में क्या करते हैं कि जो स्टोमक को जो है वो पूरा रैप करते हैं। तो दोस्तों अगर 360 डिग्री रैप कर रहे हैं, ध्यान से समझना, 360 डिग्री अगर रैप कर रहे हैं तो इसको निशान फंडोप्लिकेशन कहा जाएगा। अगर 270 डिग्री रैप कर रहे हैं तो उसको टाउपेट जो है वो फंडोप्लिकेशन कहा जाएगा। और अगर 180 डिग्री जो है वो रैप कर रहे हैं तो इसको डोर एंटीरियर रैप जो है वो कहा जाएगा। तो तीनों चीज मैंने आपको बता दी थी, 360, 270 और 180 कैसे कैसे कहां कहां पे की जाती है, वो भी मैंने आपको यहां पे जो है वो एक्सप्लेन कर दी है। 180 में जो है वो हाफ ही होता है, ये लो, ये हो गया हाफ, ठीक है। 360 रैप, 270 डिग्री रैप और 180 डिग्री रैप। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड लाइनेक्स डिवाइसेज, ठीक है। लाइनेक्स डिवाइसेज जो है वो क्या है, लाइनेक्स डिवाइसेज जो है वो एक मैग्नेटिक रिंग जो है वो इन्फोर्स करते हैं, कहां पे, लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर्स में। यानी कि यहां पे एक रबर नहीं आता, जैसे लड़कियां चोटी बनाती है, ठीक है, या हम कहें कि यहां पे जो है वो रबर लगाते हैं, ठीक है। तो ऐसे रिंग टाइप से आती है, जैसे ये हो गई हमारे पास में, ठीक है। ये हमारे पास में एक रबर है, ठीक है। ये रबर को हम स्ट्रेच करेंगे, स्ट्रेच हो जाएगा, देन उसके बाद वापस चला, रबर ले लो आप सिंपली। तो ये मैग्नेटिक रिंग जो है वो यहां पे प्लेस कर दी जाती है, ठीक है। ये रिंग जो है वो यहां पे प्लेस कर दी जाती है। इससे क्या होगा कि खाना, जैसे ये स्फिंक्टर्स को सपोर्ट करती है, जैसे खाना जाएगा देन ये जो है वो फैल जाएगी, खाना अंदर चलाएगा, फिर वापस से चिपक जाएगी, मैग्नेटिक है ना, तो वापस से सिकुड़ जाएगी, ठीक है। तो बैक फ्लो को जो है वो रोक देती है। इसको बोलते हैं लाइनेक्स डिवाइसेज। ये देखिए, ये देखो ध्यान से, ये है हमारे पास में लाइनेक्स डिवाइसेज। ये देखो बिल्कुल चुंबक के आकार का जो है वो ये बीच के अंदर है, बाकी चारों तरफ चुंबक लगी हुई है, ठीक है। रबर वाली चीजें तो क्या खराब हो जाएगी, ये चुंबक लगी हुई है, तो जैसे ही खाना यहां से जाएगा तो फोर्सफुली करेगा तो ये फैल जाएगी, खाना अंदर चला जाएगा। देन उसके बाद जो जैसे फूड आया, देखो ये जैसे फूड आया, ये फूड कंटेंट जैसे आया, देन ये फैल गई, वापस से फूड जो है वो स्टोमक में चला गया, देन वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन में, मैग्नेट है इसलिए आपस में जो है वो सिकुड़ जाएगी, ठीक है। तो ये देखो लाइनेक्स डिवाइसेज है, फर्स्ट में जो है वो क्लोज है, और जैसे खाना आया देन वो ओपन होगी, खाना जैसे स्टोमक में चला गया देन वापस से जो है वो क्लोज हो जाती है। सिंपली जैसे ये रिंग टाइप से है, तो इस तरीके से जो है वो स्टोमक में है, जैसे खाना जाएगा ये थोड़ी सी फैल जाएगी, देन उसके बाद वापस से जो है वो क्लोज हो जाएगी। क्लियर है। सिंपली याद रख लेना, जैसे हम रिबन चोटी जो लड़कियां बनाते हैं उस तरीके से इसको हम बोलते हैं दोस्तों लाइनेक्स डिवाइसेज या मैग्नेटिक रिंग रीइंफोर्स। ये लोअर स्फिंक्टर्स, लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर्स में जो है वो लगाई जाती है ताकि इसको जो है वो ठीक किया जा सके। क्लियर है, क्योंकि लोअर स्फिंक्टर्स वीक हो गया तभी तो जो है वो हमारे पास में क्या हुआ है दोस्तों, जीईआरडी हुआ है। क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड नर्सिंग मैनेजमेंट। जीईआरडी के अंदर हम नर्सिंग मैनेजमेंट जो है वो क्या करेंगे, तो ऑफ कोर्स आपको बताइए कि किसकी वजह से हो रहा है उसको हम रोकेंगे। तो सबसे पहले एजुकेट करेंगे, एजुकेट अबाउट लाइफस्टाइल चेंजेस। लाइफस्टाइल चेंजेस जो है वो चेंज करनी है उसके बारे में एजुकेट करेंगे। क्यों, क्योंकि एजुकेट करेंगे तो ये सारी चीजें आएगी कि आपको जो है वो हमारे पास में किस तरीके से मॉडिफिकेशन करना है, किस तरीके से जो है वो आपको कैफीन नहीं लेना है, किस तरीके से जो है वो आपको सेडेंटरी लाइफ स्टाइल से अवॉइड करना है, वो सारी चीजें। नेक्स्ट, एनकरेज मेडिकेशन एडिरेंस। जो मेडिकेशन है वो किस तरीके से लेनी है, पेंटॉप का यूज किस तरीके से लेना, वो सारी चीजें। एंड मॉनिटर फॉर साइन ऑफ एस्पिरेशन। सबसे मेन चीज है एस्पिरेशन के साइन को जो है वो हम मॉनिटर करेंगे। क्यों, क्योंकि कई बार गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज की वजह से बहुत ज्यादा कंटेंट आ जाता है और वो कंटेंट जो है वो हमारे पास में लंग्स में न चला जाए, एस्पिरेट न कर ले, उसको जो है वो हम मॉनिटर करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है असेस फॉर कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन को असेस करेंगे, कोई ब्लीडिंग एनीमिया तो नहीं है, बिल्कुल होता है। क्यों होता है, क्योंकि दोस्तों जो HCl है वो स्टोमक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं करता है, लेकिन वो सीधा अगर इसोफेगस में आ जाता है तो इसोफेगस में उसकी लाइनिंग को जो है वो डैमेज कर देता है, उसको जो है वो डिस्ट्रॉय कर देता है, ब्लीडिंग कोज कर देता है। नेक्स्ट पोजिशनिंग। पोजिशनिंग करेंगे अपर
अपराइट आफ्टर मील, बिल्कुल पोजीशन करेंगे, खाना खाने के 2-3 घंटे तक लेटना नहीं है, और अगर लेटना भी है तो आपको हेड साइड जो है वो कम से कम 6 से 8 इंच ऊपर रखना है, मतलब 15 से 20 सेंटीमीटर जो है वो ऊपर की साइड में रखना। एंड रेफर फॉर डाइटिशियन इफ नीडेड, डाइटिशियन को रेफर करेंगे कि कौन सी डाइट उसको लेनी चाहिए ताकि ज्यादा एसिड ना बने और GERD से जो है वो रिलीफ मिल सके। अब फटाफट जो है वो हम प्रिवेंशन के बारे में बात कर सकते हैं, कैसे हम बचाव कर सकते हैं। वही आपको हेल्दी वेट रखना है, BMI अपने कंट्रोल में रखना है, अवॉइड टाइट फिटिंग क्लोथ्स, बहुत ज्यादा टाइट फिटिंग वाले जो है वो क्लोथ्स नहीं पहने, बहुत ज्यादा टाइट शर्ट पहन लिया उसकी वजह से स्टोमक को आगे फैलने के लिए जगह नहीं मिली। लिमिट अल्कोहल एंड तंबाकू, पहली बार सही बोला, लिमिट, मतलब अल्कोहल तो ले लो पर थोड़ा लिमिट में लो, ठीक है। हालांकि मैं इस चीज को अवॉइड ही करता हूं, मैं कहता हूं कि अल्कोहल लेने ही नहीं चाहिए, अल्कोहल एंड तंबाकू जो है अवॉइड करनी चाहिए। एंड अवॉइड हेवी मील्स बिफोर बेड टाइम, खास तौर से रात को सोते टाइम जो है वो हेवी मील नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो ये भी चीजें हैं, क्योंकि आपने देखा है, ठीक है, कि कोई भी पर्सन है तो सुबह का खाना जो, ये हम ट्रायंगल इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है, ये हम ट्रायंगल जो खाने का जो ट्रायंगल बनाते हैं वो इस तरीके से बनाते हैं। ये हमारे पास में जो है वो ब्रेकफास्ट होता है, ठीक है, और ये हमारे पास में जो है वो लंच होता है, ठीक है, और ये जो है वो हमारे पास में डिनर होता है, ठीक है। ऐसा ही हम करते हैं, ब्रेकफास्ट कम करते हैं, लंच उससे ज्यादा करते हैं, डिनर सबसे ज्यादा करते हैं, जबकि होना चाहिए। तो इसी हिसाब से आपकी बॉडी बन जाएगी, इसी हिसाब से, ये बिल्कुल छोटा, ये बड़ा, और पेट सबसे बड़ा, ठीक है। तो ऐसे बॉडी फिगर बन जाएगा हमारे पास में, ठीक। लेकिन अगर आप इसको उल्टा कर दोगे इस तरीके से, होना ये चाहिए, ठीक है, होना क्या चाहिए, ये हमारे पास में ब्रेकफास्ट होना चाहिए, ठीक है, ब्रेकफास्ट सबसे हेवी होना चाहिए, देन उसके बाद ये हमारे पास में लंच होना चाहिए, और ये जो है हमारे पास में डिनर होना चाहिए। तो बॉडी इस तरीके से बनेगी, बिल्कुल यहां से ज्यादा चौड़ी और नीचे से कम, ठीक है, जो कि बिल्कुल फिट फॉर फिट बॉडी होती है। तो अवॉइड हेवी मील्स बिफोर बेड टाइम, बेड टाइम से जाने से पहले जो है वो हेवी मील नहीं लेना चाहिए। हालांकि बहुत बार बोला भी जाता है कि सुबह का खाना हेवी होना चाहिए, शाम का खाना जितना लाइट हो सके उतना। हर लोग यही एडवाइस देते हैं, कोई भी साधु संत हो, कोई भी आपका डाइटिशियन हो, कोई भी डॉक्टर हो, सब लोग यही एडवाइस देते हैं, क्लियर है। तो ये हमारे पास में कुछ प्रिवेंशन के टाइप। नेक्स्ट आ जाता है पेशेंट टीचिंग। पेशेंट को हम किस तरीके से टीच करेंगे, कैसे हम बताएंगे, तो उसमें आ जाता है हमारे पास में रिकॉग्नाइज ट्रिगर्स एंड अवॉइड देम, ठीक है, यानी कि उनको जो है वो हमारे पास में जो भी ट्रिगर्स वाली कोई चीजें हैं उनको अवॉइड करेंगे। एंड इंपॉर्टेंस फॉर लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट, उनको पहले ही जो है वो हम बता देते हैं कि ये 1-2 दिन में ठीक होने वाली चीज नहीं, इसका ट्रीटमेंट जो है वो लंबा चलेगा। ऐसा नहीं है आज आए शाम तक ठीक हो गई या 2 दिन दवाई ली ठीक होगी, लंबा चलेगा। एंड रिकॉग्नाइज रेड फ्लैग सिम्टम्स, जो रेड फ्लैग सिम्टम्स है जैसे डिस्फेजिया, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, ब्लीडिंग, जो भी हमारे पास में हो रही है, एस्पिरेशन, उनके बारे में जो है वो बताएंगे। ये हम पेशेंट को जो है वो टीचिंग करेंगे। अब फटाफट जो है वो हम आप निमोनिक्स ले लेते हैं GERD सिम्टम्स के। GERD सिम्टम्स का हार्ट बर्न होता है, ठीक है, उसी के आधार पे हमने निमोनिक्स बनाए हैं। करीब करीब क्लासों में हम जो है वो निमोनिक्स लेके आते हैं, ये हम लेके आए GERD सिम्टम्स में, यानी कि गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज में कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं। तो उसमें मेन सिम्टम्स तो आता है हमारे पास में हार्ट बर्न ही होता है, ठीक है, लेकिन हार्ट बर्न में जो है वो क्या क्या चीजें होती है उसको हम ले लेते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म लेते हैं, H4 आ जाएगा हमारे पास में हार्ट बर्न, ठीक है, जो सबसे मेन और इंपॉर्टेंट जो है वो साइन सिम्टम्स है। देन उसके बाद ई से आ जाएगा एक्सेसिव सलाइवा, ठीक है, बहुत ज्यादा जो है वो सलाइवा निकलता है। ए से आ जाएगा एसिड रिगर्जिटेशन, ऑफ कोर्स आपको पता है स्टोमक जो कंटेंट है, जो एसिड स्टोमक में है वो बाहर निकलेगा, तो एसिड रिगर्जिटेशन होता है। आर से आ जाएगा हमारे पास में रिट्रो स्टर्नल पेन, ये जो स्टर्म है इसके जस्ट पीछे की साइड में जो है वो पेन होता है, ठीक है। देन उसके बाद ट्रबल स्वेलिंग, स्वेलिंग जो है वो ट्रबल, स्वेलिंग जो है वो ट्रबल हो जाएगी, क्यों, क्योंकि नॉर्मल स्वेलिंग में हम क्या करते हैं, खाना जैसे अंदर आता है इसोफेगस कॉन्ट्रैक्शन करता है, खाना जो है वो कहां जाएगा दोस्तों, हमारे पास में स्टोमक में जाएगा। लेकिन इसके अंदर क्या होगा दोस्तों कि स्टोमक कंप्रेस करेगा तो खाना कहां पे जाएगा दोस्तों, हमारे पास में वापस इसोफेगस में आएगा, तो स्वेलिंग जो है वो ट्रबल हो जाएगी। B4 बिटर टेस्ट, ऑफ कोर्स बार बार अगर गैस्ट्रिक कंटेंट आएगा तो मैंने आपको बताया था कि बाकी सारी चीजें जो है वो हमारे पास में कट्ठी लगने लग जाएगी। एंड H एज अनएक्सप्लेन्ड कफ, लंबे समय तक जो है वो कफ रहेगा।
आर से आ जाएगा रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स में अस्थमा वगैरह या एस्पिरेशन की प्रॉब्लम आ जाएगी। एंड एन से आ जाएगा नोजिया आफ्टर ईटिंग, ईटिंग के बाद जो है वो नोजिया देखने को मिलेगा। तो ये हो गया हमारे पास में हार्टबर्न, इसी के ऊपर जो है वो निमोनिक्स आ गए। ठीक है, सारे साइन सिम्टम्स जो है वो यहाँ पे आके समेट दिए। सबसे मेन साइन सिम्टम्स ही जो है हमारे पास में क्या है दोस्तों, हार्टबर्न है। क्लियर है? तो दोस्तों इसी के साथ जो है वो आज की क्लास को हम यहीं पे जो है वो फिनिश करते हैं। आई होप आज की क्लास जो है वो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, पसंद भी आई होगी। और भी कोई टॉपिक अगर आपको पढ़ना चाहते हो, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो सकता है दोस्तों, वो आपका फंडामेंटल का हो सकता है, वो आपका कम्युनिटी का हो सकता है, वो रिसर्च का हो सकता है, वो आपका एडमिनिस्ट्रेशन का हो सकता है, वो माइक्रोबायोलॉजी का हो सकता है, कोई भी टॉपिक जिसमें आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है वो आप हमें बताइए, मुझे बताइए, मैं उसको जरूर करवाऊंगा। हाँ, टॉपिक बताने से पहले एक चीज जरूर देख लीजिएगा कि आपको सबसे पहले टीएनसी के जो है वो चैनल में जाना है। वहां पे प्ले लिस्ट में जाके आप बुलेट सीरीज सर्च करोगे तो अब तक जितने टॉपिक हुए हैं वहां पे देख लेना। जो टॉपिक आप चाह रहे हो, क्या पता वो थोड़े दिन पहले हो गया होगा, तो वहां पे देख लेना। फिर भी अगर आपको वो टॉपिक वहां पे नहीं मिलता है, आप मुझे जरूर बताइएगा, उसको हम जरूर लेके आएंगे। और आज की क्लास आपको कैसे लगी उसके बारे में 2 शब्द जो है वो जरूर बताइएगा। एक्सप्लेनेशन का तरीका कैसा लगा वो भी बताइएगा। वही मेरे लिए जो है वो रियल मोटिवेशन है। इसी के साथ आज की क्लास से अलविदा लेते हैं, मिलते हैं कल सुबह 7 बजे नए डिजीज के साथ। तब तक ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू, राम राम सा।